नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग द यूनिट ऑफ लाइफ का 6th लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग केमिकल कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ेंगे। बच्चों, इससे जस्ट पहले यानी 5th लेक्चर में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन के बारे में थोड़ी बहुत बातें सीखा था। अगर बच्चों आप लोग 5th लेक्चर नहीं देखे हैं, डायरेक्ट 6th लेक्चर में आ गए हैं, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग 6th लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ जो 5th लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले देख लें, तब 6th लेक्चर में आएँ, क्योंकि ये दोनों लेक्चर एक दूसरे से रिलेट किया हुआ है। अगर आप 5th लेक्चर को नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। इसी चैनल पर आप टाइप कीजिए द यूनिट ऑफ लाइफ 5th लेक्चर ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट, तो आ जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर यानी 5th लेक्चर में ये बात बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन कौन कौन होता है। तो कौन कौन होता है बच्चों? 3 तरह का केमिकल कंपोनेंट से बना होता है। एक लिपिड, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, जो कि मैं इससे पहले वाला लेक्चर में बता दिया था। जिसमें बच्चों फिर लिपिड को फर्दर 3 टाइप में बांटा था हम लोगों ने। कौन कौन बच्चों? फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरॉल। तो जिसमें हम लास्ट लेक्चर में फोस्फोलिपिड की पूरी जानकारी हम लोग ले चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी ग्लाइकोलिपिड स्टार्ट करेंगे और स्टेरॉल पढ़ेंगे, फिर तब लिपिड के बाद प्रोटीन में आएंगे, तब कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। इस तरह से बारी बारी आज के लेक्चर में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में केमिकल कंपोजिशन ख़त्म हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? जो कि फोस्फोलिपिड तो पढ़ चुके हैं, आज हम लोग लिपिड का दूसरा टाइप पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिपिड। लेकिन उसके पढ़ने से पहले बच्चों इस स्लाइड को पहले जानिए कि ये स्लाइड मैं क्यों बनाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबके मन में ये सवाल खड़ा होता है कि सर, इस तरह का ये जो आप स्लाइड बनाए हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा जैसे कि मैं बनाया हूँ। ऐसे ही आपका फोस्फोलिपिड का एक लेयर ऊपर इस तरह से रहेगा और फिर उल्टे की तरह बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोस्फोलिपिड का लेयर रहेगा। इस तरह से रहता है, जो कि मैं कल बता दिया था बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, तो इस तरह का आप कब देखिएगा? तो देखिए, ये एक सेल है बच्चों, और जब मैं सेल को बनाया हूँ तो सेल का जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है, वो कौन है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का छोटा सा टुकड़ा को देखिए बच्चों, यहाँ पे काटा हूँ और काट के यहाँ पे बनाया है मैंने। देखिए यहाँ पे बनाया है मैंने। अब देखिए बच्चों एक चीज़, जब इसी को बनाया है और इसी को जाकर हमने कहाँ पर माइक्रोस्कोप में देखा, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा है तब हमको ये फोस्फोलिपिड का बाइलेयर दिखा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दिखा फोस्फोलिपिड का बाइलेयर दिखा हम लोगों को। अब एक चीज़ बताइए बच्चों, हम जैसे कि पिछला लेक्चर में मैं बताया हूँ कि सेल का जो कि साइटोसोल के तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वह साइड जो साइटोसोल के तरफ रहेगा, वैसे साइड को हम बोलते हैं साइटोसोल साइड और या साइटोसोलिक सरफेस। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि साइटोसोल के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी साइटोसोल के तरफ नहीं रहेगा जो साइड, वैसे पोजीशन या वैसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं नॉन साइटोसोलिक। लेकिन एक चीज़ तो है, चाहे वो साइटोसोलिक साइड हो या नॉन साइटोसोलिक साइड हो, दोनों साइड में वाटर प्रेजेंट होता है। और हम लोगों ने ये बात पिछला लेक्चर से जाना है कि फोस्फोलिपिड का जो हेड वाला पोर्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल वाला पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। यानी कि हेड वाला पोर्शन वाटर से
इंटरेक्ट करने को चाहता है, लेकिन टेल वाला पोर्शन वाटर से इंटरेक्ट करना नहीं चाहता है। लेकिन यहीं पे देखिए बच्चों आप लोग कि इसका मतलब जब ये इंटरेक्ट नहीं करना चाहेगा तो हेड वाला पोर्शन वाटर के तरफ रहेगा और टेल वाला पोर्शन वाटर के तरफ नहीं रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं टेल वाला पोर्शन वाटर के तरफ नहीं है, यहाँ पे कोई तरह का कोई वाटर, लेकिन हेड वाला पोर्शन देखिए वाटर के तरफ है। जी हाँ, वाटर के तरफ है। अब उसी तरह जब हम नीचे की तरफ देखें हैं, ये साइटोसोलिक साइड है, ये जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये वाला पोर्शन साइटोसोलिक साइड है। अब जब नीचे की तरफ देखें हैं तो वहाँ भी साइटोसोलिक साइड है, तो जब साइटोसोलिक साइड है तो वहाँ पे वाटर होगा। इसी वजह से अब ये फोस्फोलिपिड का ये बाइलेयर को जब देखिएगा तो हेड वाला तो वाटर को चाहता है, इसी वजह हेड वाला देखिए वाटर की तरफ है ना, और टेल वाला वाटर की तरफ नहीं है, इसी वजह से इधर है। इसी वजह से कहा जाता है कि फोस्फोलिपिड का दोनों जो लेयर होता है वो उल्टा करके रहता है, एक इस डायरेक्शन में रहेगा तो दूसरा इस तरह रहेगा। इसी वजह से ये वाटर के वजह से कि कौन वाटर को लव करता है कौन वाटर को लव नहीं करता है, उसके हिसाब से ये अरेंज किया हुआ रहता है। इसी वजह से बच्चों इस तरह से जैसे कि मैं यहाँ पे बनाया हूँ, इसी तरह से बिल्कुल अरेंज किया हुआ रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फोस्फोलिपिड का बाइलेयर। लेकिन अब वहीं पे आता है इस तरह से इसीलिए रहता है, लेकिन क्या बच्चों आप बताइए, क्या इस तरह से यहाँ पे जो ये फिगर बनाया हुआ है क्या ये फिगर सही है? बिल्कुल नहीं है बच्चों। यहाँ पे देखिए ये नॉन साइटोसोलिक है, मतलब वाटर की तरफ है, ये फोस्फोलिपिड है बच्चों। अब फोस्फोलिपिड को देखिए तो ये हेड वाला पार्ट जो वाटर की तरफ है, सही बात है, वाटर की तरफ इसीलिए क्योंकि वाटर को ये चाहता है, लेकिन टेल वाला पार्ट वाटर की तरफ नहीं क्योंकि वो वाटर को नहीं चाहता। लेकिन इस वाले लेयर को देखिएगा जब बच्चों, तो इसमें टेल वाला वाटर की तरफ है लेकिन हेड वाला वाटर की तरफ नहीं है, तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि टेल तो वाटर को लव नहीं करता है, वाटर को नहीं चाहता है, इसी वजह से ये फिगर गलत है। इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड इस तरह से अरेंज नहीं रहता है। क्लियर हो गया बच्चों क्यों नहीं रहता है? ये सवाल अब नहीं कीजिएगा। क्लियर? अब फिर अगला है, क्या इस तरह से रह सकता है सर? नहीं, इस तरह से भी नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? देखिए जरा क्यों नहीं रह सकता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि ये जो फोस्फोलिपिड का बाई लेयर है, इसमें से इस वाले लेयर को देखिए, एक फोस्फोलिपिड को देखिए तो टेल वाला पार्ट वाटर के तरफ है, हेड वाला पार्ट जिधर वाटर नहीं है उधर है। इधर ये वाला भी लेयर को देखिएगा तो टेल वाला पार्ट वाटर के तरफ है, हेड वाला पार्ट उधर है जिधर वाटर नहीं है, तो गड़बड़ हो गया। टेल वाला तो वाटर की तरफ नहीं होना चाहिए, टेल तो वाटर से नफरत करता है, टेल तो वाटर से नफरत करता है, फिर कैसे हो गया? तो इस तरह से अरेंज नहीं हो सकता है। इसी वजह से इस तरह से भी अरेंज नहीं रहता है फोस्फोलिपिड। तो ये सवाल हर बच्चे के मन में आता है कि सर कि फोस्फोलिपिड क्या इस तरह से रह सकता है? तो बिल्कुल नहीं रह सकता है। क्या इस तरह से रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता है। तो सर क्या इस तरह ही रहेगा? जी हाँ, हमेशा इसी तरह से ही फोस्फोलिपिड का अरेंजमेंट होता है। क्या बच्चों इस बात का क्लियर हो पाया? तो इसी वजह से हमने इस स्लाइड को दिया था ताकि आप लोग के मन में सवाल ये ना उठ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये लिपिड का दूसरा टाइप है जिसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। देखिए बच्चों एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा, ये जो ग्लाइको टर्म है, ग्लाइको जो टर्म है, ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है बच्चों? लिख लीजिएगा आप लोग, ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मतलब होता है फैट। अगर कार्बोहाइड्रेट को लिपिड से यानी फैट से जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट को लिपिड से यानी फैट से जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड। यानी कि ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। इसी वजह से इस लाइन में लिखा हूं बच्चों, लिपिड कंजुगेटेड विथ कार्बोहाइड्रेट। लिपिड कंजुगेटेड, कंजुगेटेड मतलब जुटना, मिला हुआ।
अगर लिपिड को कार्बोहाइड्रेट से कंजुगेट कर देते हैं तो बनता है ग्लाइकोलिपिड। दूसरा लाइन पे मैंने लिखा है कि ग्लाइकोलिपिड दो तरह का होता है, ग्लाइकोलिपिड और दूसरा स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। यहाँ पे ओ आ गया है, यहाँ पे आई कर लीजिएगा बच्चों, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने ऑब्लिक करके लिखा है, वो इसलिए, ये दो प्रकार का होता है, वो इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ग्लाइकोलिपिड होता है वो दोनों प्रकार का हो सकता है। ग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कौन सा लिपिड होता है, कौन सा ग्लाइकोलिपिड होता है, तो कहा जाता है स्फिंगोग्लाइकोलिपिड होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे नीचे करके लिख दिया है मोर कॉमन। क्लियर बच्चों। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तीसरा लिपिड को मैं देखता हूँ। तीसरा लिपिड कौन सा है, स्टेरोल। क्या है बच्चों, स्टेरोल। देखिए बच्चों, ये स्टेरोल जो है प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये जो पीके पीएम लिखा है मैंने, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरोल नहीं होता है, स्टेरोल वाला लिपिड नहीं होता है। नेगेटिव लगा दिया, मतलब नहीं, एब्सेंट होता है। तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होता है स्टेरोल, तो फिर स्टेरोल के जगह कौन सा ऐसा केमिकल, कौन सा लिपिड स्टेरोल का काम करता है, तो होपेनोइड नामक एक केमिकल कंपोनेंट्स होता है जो कि स्टेरोल के जगह पर स्टेरोल का काम करता है। कहाँ पे बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। क्लियर। तो प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरोल नहीं होता है, उसके जगह होपेनोइड होता है जो स्टेरोल का काम करता है। बच्चों यहाँ पे नीचे करके मैं लिख दिया हूँ कि होपेनोइड स्टेरोल लाइक मॉलिक्यूल्स, बोला ना, स्टेरोल के तरह ही एक मॉलिक्यूल्स है जो स्टेरोल की तरह काम करता है। चलिए अब एक एक्सेप्शन है, क्या, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन उसमें तो स्टेरोल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शन है बच्चों कि ये एक ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें स्टेरोल होता है। लेकिन कौन सा स्टेरोल होता है बच्चों, कोलेस्ट्रोल होता है। स्टेरोल कई प्रकार का होता है, उसमें से कौन सा स्टेरोल माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है, कोलेस्ट्रोल पाया जाता है। तो कोलेस्ट्रोल यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, मतलब कोलेस्ट्रोल होता है। तो ये एक्सेप्शन है कि हर प्रोकैरियोटिक सेल में स्टेरोल नहीं होता है, उसके जगह पे होपेनोइड होता है। लेकिन एक ही प्रोकैरियोटिक सेल है माइकोप्लाज्मा जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। क्लियर हुआ बच्चों। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर देखा जाए तो कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरोल होता है। अब यूकैरियोटिक सेल अगर एनिमल में लिया जाए तो, अगर एनिमल में लिया जाए तो, अब प्लांट में लिया जाए, फंगल सेल में लिया जाए, तो कहा जाता है कि वह यूकैरियोटिक सेल जो एनिमल में पाया जाता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा स्टेरोल होता है, कोलेस्ट्रोल होता है। प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा स्टेरोल होता है, तो 3 प्रकार का स्टेरोल प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। स्टिग्मा स्टेरोल, सीटोस्टेरोल, कैम्पीस्टेरोल, ये 3 प्रकार का स्टेरोल प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अब आगे बच्चों, फंगल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरह का स्टेरोल पाया जाता है, तो एर्गोस्टेरोल। क्या बच्चों, एर्गोस्टेरोल पाया जाता है। अगला नोट में करके लिखा हूं मैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल यानी स्टेरोल है, इसका काम क्या होता है। कहा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड होता है ना, वाटर जो होता है, उस चीज़ को मेंटेन किए रखता है। कौन, कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, अगर कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी कम हो जाएगा।
अगर फ्लूइडिटी कम हो जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेड हो जाएगा, मर जाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मरा तो सेल की कोई गारंटी नहीं। इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल का डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए, उसकी कमी नहीं होना चाहिए। अगर कभी हो तो डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है और वो फिर दवाई देते हैं, फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी को मेंटेन किए रखना। तो कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा लाइन में मैं लिखा हूं बच्चों, क्या लिखा हूं? कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन बोथ लिपिड मोनोलेयर। ये जो मैंने बनाया था ना अभी, एक लिपिड का ये लेयर होता है और दूसरा ये लेयर होता है, ये दो लेयर है। कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल दोनों लेयर में पाया जाता है। अगर आप एनसीईआरटी के डायग्राम में देखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक डायग्राम दिया गया है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल सिर्फ नीचे तरफ दिखाया गया है। तो बच्चों यहाँ कभी ये बात नहीं समझिएगा कि नीचे की ही तरफ होता है कोलेस्ट्रॉल, नहीं बच्चों, कोलेस्ट्रॉल दोनों लेयर में होता है, ऊपर में भी होता है, नीचे में भी होता है। तो यहाँ भी ये देखिए मैं बना देता हूँ, ये मान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ कोलेस्ट्रॉल है, इस जगह कोलेस्ट्रॉल है। तो दोनों लिपिड मोनोलेयर में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो क्लियर हो गया बच्चों? इस स्लाइड को पढ़ लिए हम लोग। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, तो ये हो गया आपका लिपिड खत्म। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे रहता है, कहाँ रहता है? तो ज़रा देखिए बच्चों, प्रोटीन कहाँ रहता है और कैसे रहता है। कहा जाता है कि प्रोटीन जो होता है वो लिपिड बाइलेयर, ये जो लिपिड बाइलेयर है इसके साथ एसोसिएटेड रहता है, मतलब जुटा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है लिपिड बाइलेयर में। कौन? प्रोटीन। और प्रोटीन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन। दोनों प्रोटीन का नेचर डिफरेंस होता है, दोनों का अमाउंट डिफरेंस होता है। बच्चों अगर प्रोटीन को आपको अच्छे से समझना है तो उससे पहले हम आपको, इससे पहले इसको पढ़ने, इस स्लाइड को पढ़ने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। देखिए बच्चों डायग्राम, ये आपका डायग्राम है, थोड़ा छोटा कर लीजिए तब देखिए। देखिए बच्चों, इसमें मैं आपको दिखाया हूँ, ये देखिए लिपिड मोनोलेयर और ये भी लिपिड का मोनोलेयर है ना बच्चों, लिपिड मोनोलेयर जो कि पहले से आप लोग जानते हैं। अब ये दोनों मोनोलेयर मिला तो बन गया लिपिड बाइलेयर। ये देखिए लिपिड बाइलेयर बन गया, ठीक है। अब इस लिपिड बाइलेयर में ऊपर में भी देखिए छोटे 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 गोला गोला करके बनाया है, और नीचे में भी, और उसके बीच में कहीं कहीं धंसा हुआ है, और ये देखिए ये वाला तो पूरे धंसा हुआ है ऊपर से नीचे तक, है कि नहीं? ये जो अलग से करके लिपिड बाइलेयर के अंदर में बनाया है हम लोगों ने, यही क्या है? प्रोटीन है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि प्रोटीन जो होता है वो एसोसिएटेड होता है, किससे? लिपिड बाइलेयर से एसोसिएटेड होता है। तो कैसे देख रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये इस कलर वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सब के सब प्रोटीन है। लेकिन कौन सा प्रोटीन है? इंटेग्रल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? इंटेग्रल प्रोटीन। और जब आप ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, ये सब के सब क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन है। क्या है बच्चों? पेरिफेरल प्रोटीन है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला साइड जो होता है वो क्या होता है? नॉन साइटोसोलिक होता है, ये नॉन साइटोसोलिक है। और नीचे वाला जो सरफेस होता है वो साइटोसोलिक होता है। कैसा होता है बच्चों? साइटोसोलिक होता है। अब ये दोनों लेयर है, ऊपर वाला नॉन साइटोसोलिक, नीचे वाला साइटोसोलिक, ऊपर में भी वाटर, नीचे में भी वाटर। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे देखिए, जो नॉन साइटोसोलिक साइड में है और साइटोसोलिक साइड में है, नॉन साइटोसोलिक साइड में भी पेरिफेरल प्रोटीन
और यहाँ पे देखिए साइटोसोलिक साइड में भी पेरिफेरल प्रोटीन। अब आता है कि क्या सर जो साइटोसोलिक साइड में पेरिफेरल प्रोटीन होगा या नॉन साइटोसोलिक साइड में पेरिफेरल प्रोटीन होगा, सब एक ही जैसा प्रोटीन होगा? नहीं बच्चों, अलग अलग भी हो सकता है। ये प्रोटीन ये भी पेरिफेरल है, ये भी पेरिफेरल है, ये भी पेरिफेरल है, ये भी पेरिफेरल है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा पेरिफेरल एक ही जैसा होगा, अलग अलग हो सकता है। पेरिफेरल मतलब जो साइड में रहेगा उसी को हमने पेरिफेरल बोलता है। इसी वजह से चूंकि ये साइड साइड में है, इसी वजह से ये सारे प्रोटीन को हम लोगों ने कैसा नाम रखा है? पेरिफेरल। और जो लिपिड बाइलेयर में धंसा हुआ है, ये देखिए धंसा हुआ है, ये देखिए ये तो पूरे के पूरे धंसा हुआ है, ये देखिए धंसा हुआ है, ये देखिए धंसा हुआ है। जो धंसा हुआ है लिपिड बाइलेयर के अंदर, वैसे वैसे प्रोटीन को हम कौन सा प्रोटीन बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। चाहे वो हल्का हल्का धंसा हो या पूरे के पूरे धंसा हो, सबको हम कौन सा प्रोटीन बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जब ये वाला जो पूरा का पूरा धंसा हुआ है जो प्रोटीन, उस प्रोटीन वो भी तो इंटीग्रल प्रोटीन ही हुआ ना। लेकिन इस वाले प्रोटीन चूंकि पूरा अंदर तक धंसा हुआ है, इसी वजह से इस प्रोटीन को ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। इस वाले इंटीग्रल प्रोटीन को क्या कहेंगे? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं, या फिर टनल प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि एक तरह का चैनल बना रहा है, ऊपर से नीचे तक आर पार हो रहा है। इसी वजह से इसको कौन सा प्रोटीन बोलेंगे? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ये दो तरह का प्रोटीन, एक पेरिफेरल प्रोटीन, एक इंटीग्रल प्रोटीन। जो साइड साइड में रहेगा उसको हम लोग ने बोला पेरिफेरल प्रोटीन, और जो थोड़ा बाइलेयर लिपिड बाइलेयर के बीच बीच में धंसा रहेगा उसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। और कुछ कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, जो कि आर पार हो जाता है लिपिड बाइलेयर के, वैसे वैसे प्रोटीन यानी इंटीग्रल प्रोटीन को ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या टनल प्रोटीन भी कहते हैं। अब हम लोग फिर पिछले वाले स्लाइड में आते हैं बच्चों। तो अब समझ गए कि कैसे प्रोटीन लिपिड बाइलेयर में जुटा हुआ रहता है, उससे एसोसिएटेड रहता है। कहा जाता है कि इस प्रोटीन को एक्सट्रैक्शंस के बेसिस पर दो पार्ट में बांटा गया है। एक्सट्रैक्शंस के बेसिस पर प्रोटीन को दो भाग में बांटा गया है। तो कौन कौन है बच्चों? इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। अब ये एक्सट्रैक्शन इजी ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब किसको हम कितना आसानी से, किस प्रोटीन को हम कितना आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल सकते हैं वहाँ से, उसके आधार पर बांटा है। जैसे आप देखिए बच्चों कि अगर आप इंटीग्रल प्रोटीन को अगर देखेंगे तो ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि धंसा हुआ है, लेकिन जब पेरिफेरल प्रोटीन जब देखेंगे तो ये तो साइड साइड में है ना, ये धंसा हुआ नहीं है। जो साइड साइड में धंसा हुआ नहीं है तो इसका मतलब उसको अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो वो आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, आसानी से वो निकल जाएगा। लेकिन जो धंसा हुआ है वो आसानी से नहीं निकलेगा। तो जो आसानी से नहीं निकलेगा उसको अलग प्रोटीन कह दिया, जो आसानी से निकल जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उसको अलग प्रोटीन कह दिया। तो जो आसानी से निकल जाएगा उसी को हम लोगों ने कहा पेरिफेरल प्रोटीन, और जो आसानी से नहीं निकलेगा उसको हम बोला इंटीग्रल प्रोटीन। इसी वजह से कहता है कि इंटीग्रल प्रोटीन वह प्रोटीन है जो बरीड रहेगा, मतलब धंसा हुआ रहेगा, चाहे तो पार्शियली या कंप्लीटली बरीड रहेगा, चाहे तो पूरा का पूरा धंसा हुआ रहेगा या फिर हल्का हल्का धंसा हुआ रहेगा। इस तरह का प्रोटीन बच्चों 70% प्रोटीन होता है पूरे लिपिड बाइलेयर में। लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि लिपिड बाइलेयर के सरफेस पे रहता है, और इसका अमाउंट मात्र पूरे लिपिड बाइलेयर में 30% होता है। कहा जाता है इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है ये टाइटली बाउंड होता है, लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन लूजली बाउंड होता है, क्योंकि ये साइड साइड में रहता है।
इंटीग्रल प्रोटीन को रिमूव करने में यानी निकालने में, वहाँ से हटाने में बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा धंसा होता है, लेकिन उसी के तुलना में ये साइड साइड में रहता है पेरिफेरल प्रोटीन, इसी वजह से इसको रिमूव करने में आसानी होती है। उसके बाद इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है ये कहा जाता है इट्स रिमूवल या एक्सट्रैक्शन डिसरप्ट लिपिड बाइलेयर, आसानी से ये निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये और इसको जब निकालिएगा तो चूंकि ये आसानी से निकल जाता है ना, क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, तो चूंकि ये पेरिफेरल प्रोटीन आसानी से निकल जाता है, ये चूंकि साइड साइड में रहता है, तो इसको अगर निकालिएगा तो लिपिड बाइलेयर में किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। लेकिन इंटीग्रल प्रोटीन को अगर देखा जाए तो उसको बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये अंदर में घुसा हुआ रहता है। उसको अगर निकालिएगा आप ज़बरदस्ती तो लिपिड बाइलेयर में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होगा ही होगा। जैसे कि आप लेयर में देख लीजिए कि अब अगर मान लेते हैं हम ये इंटीग्रल प्रोटीन को निकालना चाहते हैं, ये वाला जैसे ही निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसके बीच से निकालना होगा। जब बीच से निकालना होगा इसको, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच से निकाले हैं, तो इसका मतलब दोनों लिपिड बाइलेयर में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। अब मान लेते ये जो बड़ा वाला है इंटीग्रल प्रोटीन, इसको निकालिएगा तो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस। लेकिन जब इसकी बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे बच्चों, ये पेरिफेरल प्रोटीन की जब बात करेंगे हम लोग, चूँकि ये साइड साइड में है ना, तो इसको निकाल लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लिपिड बाइलेयर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से लिखा कि इट्स रिमूवल या एक्सट्रैक्शन डिसरप्ट्स लिपिड बाइलेयर, लेकिन इट्स रिमूवल डज नॉट पेरिफेरल में डिसरप्ट लिपिड बाइलेयर। क्लियर हुआ बच्चों। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रल प्रोटीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन वहीं पे पेरिफेरल प्रोटीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, एनकाइडिन और स्पेक्टेरिन। ये दो तरह का प्रोटीन होता है। कौन, पेरिफेरल प्रोटीन। और इंटीग्रल प्रोटीन में कौन, ग्लाइकोप्रोटीन। कौन आएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए बच्चों, इंटीग्रल प्रोटीन को हम इंटरनल प्रोटीन भी कहते हैं या फिर उसी को इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन को हम एक्सटर्नल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है दोनों प्रोटीन में जो आप लोगों को याद रखना है। क्लियर हुआ बच्चों। अब यहाँ पे आगे देखिए, कुछ बच्चों का, तो ये स्लाइड तैयार हो गया बच्चों, इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कुछ बच्चों का कहना है कि सर क्या ये स्पेक्ट्राइन और या एनकाइडिन, यहाँ पे जो नीचे मैंने लिखा है, ये जो स्पेक्ट्रीन या एनकाइडिन है, ये दोनों साइड में रहता है क्या? जी हाँ बच्चों, ये दोनों साइड में रहता है। ये एक पेरिफेरल प्रोटीन का एग्जाम्पल है ना, तो ये नॉन साइटोसोलिक साइड में नहीं रहेगा, लेकिन साइटोसोलिक साइड में ही रहता है। तो पेरिफेरल प्रोटीन है लेकिन दोनों साइड में नहीं रहेगा। सॉरी बच्चों, पेरिफेरल प्रोटीन है लेकिन दोनों साइड में नहीं रहेगा, एक ही साइड में रहता है। किस साइड में रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक सरफेस में ही सिर्फ प्रेजेंट होता है ये दो पेरिफेरल प्रोटीन। और इसका काम क्या है? फ्लूइडिटी और शेप को बनाए रखने में। किसका? ह्यूमन आरबीसी का। तो ह्यूमन के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये फ्लूइडिटी को बनाए रखता है और उसके शेप उसके आकार को ये मेंटेनेंस करके रखता है ये दो प्रोटीन, जो कि पेरिफेरल प्रोटीन है, जो सिर्फ और सिर्फ साइटोसोलिक सरफेस पे ही रहता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसी वजह से आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग आते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन किसको बोलते हैं बच्चों? वही इंटीग्रल प्रोटीन को ही हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या टनल प्रोटीन बोलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो या टनल प्रोटीन हो, उसी को हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पास करता है थ्रू इंटायर लिपिड बाइलेयर, पूरे ऊपर से नीचे तक पास कर लेता है पूरे लेयर को, इसी वजह से इसको ट्रांसमेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन कहते हैं। अब एक चीज बताइए बच्चों, यहाँ पे ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है, ये जो हम दिखा रहे हैं ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है,
और यहाँ पे जो लंबा सा बड़ा वाला है जो ट्रांस मेम्ब्रेन है वो भी एक तरह का इंटीग्रल प्रोटीन है। जी हाँ, लेकिन दोनों में फ़र्क है। दोनों इंटीग्रल प्रोटीन है लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये पार्शियली है लेकिन ये तो पूरा है, कंप्लीटली बरीड है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हर इंटीग्रल प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होता है। ये भी इंटीग्रल प्रोटीन, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन, सब इंटीग्रल प्रोटीन है। लेकिन क्या सब ट्रांसमेम्ब्रेन है? नहीं है। इसीलिए वजह हम बोलते हैं कि हर इंटीग्रल प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन हर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन हो सकता है। क्योंकि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को ही तो इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, या इंटीग्रल प्रोटीन को ही हम ट्रांसमेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो धंस जाता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे लिखा हूँ बच्चों क्या, कि ऑल टनल प्रोटीन आर इंटीग्रल प्रोटीन बट ऑल इंटीग्रल प्रोटीन्स आर नॉट टनल प्रोटीन। सारे इंटीग्रल प्रोटीन को आप टनल प्रोटीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सारे टनल प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन कह सकते हैं। तो ये छोटी बात थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहीं से हम लोगों ने प्रोटीन खत्म कर लिया। अब आगे हम लोग आते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट में, जो तीसरा है कंपोनेंट है केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीन तरह से, लिपिड, प्रोटीन और ये तीसरा कार्बोहाइड्रेट। वह कार्बोहाइड्रेट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, वह कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर बोलते हैं। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, वह कार्बोहाइड्रेट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाएगा वह कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर बोलते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग पहले इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे आते हैं। कहा जाता है एक्चुअली में जो होता है ना, जो रियल फैक्ट है, कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 प्रकार का होता है। ये कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसैक्राइड। क्लियर? मोनोसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल अगर रहेगा तो उसको हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं। जो सबसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मॉलिक्यूल जो होता है उसको हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं। इसी वजह से यहाँ पे लिखा है मोनोसेक्राइड के आगे स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट। ओके, बहुत सारा ऐसे ही मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाता है। ये देखिए, मोनोसेक्राइड जुड़ गया, मोनोसेक्राइड जुड़ गया, मोनोसेक्राइड जुड़ गया, ऐसे ऐसे ढेर सारा मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाते हैं। कुछ कुछ कुछ, बहुत सारा नहीं, कुछ कुछ अगर ओलिगो, तब बनता है ओलिगोसेक्राइड। तो बहुत सारा मोनोसेक्राइड, सॉरी बच्चों, बहुत कुछ कुछ, अगर कुछ ही मोनोसेक्राइड अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो बनेगा क्या? ओलिगोसेक्राइड। इसी वजह से लिखा है मैंने मेड ऑफ फ्यू मोनोसेक्राइड। देखिए बच्चों, ये जो ओलिगो है ना, ओलिगो मतलब होता है फ्यू। क्या होता है बच्चों? फ्यू होता है, याद रखिएगा। उसी तरह जब बहुत सारा कुछ 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 मोनोसेक्राइड जुटा तो ओलिगोसेक्राइड बना, लेकिन ढेर सारा मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या? पॉलीसेक्राइड। क्या बनेगा? पॉलीसेक्राइड। तो यहाँ पे लिखा है मेड ऑफ मेनी मोनोसेक्राइड। तो एक्चुअली में जो होता है ना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का आता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीगोसेक्राइड। सॉरी बच्चों, पॉलीसेक्राइड। क्लियर? अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, देखिए एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट तो ये 3 प्रकार का होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 ही प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कौन कौन? मोनोसेक्राइड और दूसरा ओलिगोसेक्राइड। ये 2 ही, चाहे तो मोनोसेक्राइड होगा या ओलिगोसेक्राइड होगा, लेकिन कभी भी पॉलीसेक्राइड नहीं पाया जाता, बट नेवर पॉलीसेक्राइड। तो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में ये 3 प्रकार का होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट 2 ही प्रकार का होता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड नहीं होता है। देखिए बच्चों, यहाँ ओलिगोसेक्राइड के जस्ट नीचे हमने करके लिखा है
ब्रांच और अनब्रांच, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्रांच वाला भी होगा, अनब्रांच वाला भी होता है। क्लियर बच्चों? देखिए बच्चों, दूसरा लाइन में लिखा है प्रेजेंट ऑन नॉन साइटोसोलिक साइड। ये सिर्फ और सिर्फ किधर रहेगा? नॉन साइटोसोलिक साइड में ही रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट किधर रहता है? सिर्फ और सिर्फ नॉन साइटोसोलिक साइड में ही रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब यहीं पे देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट रहता है लिपिड से और प्रोटीन से जुट के रहता है, इसलिए मैंने लिखा है कॉन्जुगेटेड विद लिपिड एंड प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड से जुड़ जाएगा, और अभी अभी बताया बच्चों, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लाइको, ग्लाइको वर्ड के लिए ही आता है कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट के लिए ही आता है ग्लाइको। तो अब बताओ, कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड से जुड़ जाएगा तो बनेगा ग्लाइकोलिपिड, और अगर प्रोटीन से जुड़ जाएगा कार्बोहाइड्रेट तो बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है नॉन साइटोसोलिक साइड में, लेकिन किसके साथ जुट के रहता है? लिपिड और प्रोटीन के साथ। लिपिड के साथ जुटेगा तो बनेगा ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन के साथ जुटेगा तो बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए बच्चों, इसका काम क्या होता है? कहा जाता है कि ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में, वो भी नॉन साइटोसोलिक साइड में रहता है। वो इसलिए रहता है ताकि सेल टू सेल का रिकॉग्नाइज कर सके, अपने सेल को पहचान सके, किसी अलग तरह का सेल में जाके नहीं जुड़ सके। क्योंकि हम जानते हैं अलग अलग प्रकार का सेल एक बॉडी में पाया जाता है, न्यूरॉन सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लेकिन सबका अपना अपना काम है, एक ही जगह रहता है लेकिन सब अलग अलग रहता है। किसके वजह से ये अपने ही सेल को पहचान पाता है और दूसरा जो सेल है उसको भगा देता है? यही ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहता है इसी के वजह से। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल डायग्राम के साथ। मान लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल है, ये देखिए एग्जाम्पल है। हमने दो सेल लिया है एक स्पॉन्ज का। अब मान लेते हैं एक स्पॉन्ज ए लिया है, दूसरा स्पॉन्ज बी लिया है, ये दो अलग अलग तरह का। अब जब हम इसको थोड़ा, जब इसके अंदर तोड़ेंगे तो ये भी तो छोटे छोटे सेल से बना होगा ना बच्चों। तो जब स्पॉन्ज ए को निचोड़े तो उससे सेल्स निकला। तो जब उससे सेल्स निकला बच्चों, तो देखिए लाल लाल कलर का बिंदा दिए है ना, तो देखिए लाल लाल कलर का बिंदा दिए हैं। तो यानी ये जो लाल लाल कलर का बिंदा है यानी एक सेल है, जो किसका सेल है? स्पॉन्ज ए का। और जब हम स्पॉन्ज बी को निचोड़े तो उससे भी सेल निकला। तो देखिए यहाँ पे अलग तरह का कलर दिए हुए हैं, ग्रीन ग्रीन डार्क ग्रीन कलर का जो है बिंदा बिंदा, ये भी एक तरह का सेल है, लेकिन किसका सेल है? स्पॉन्ज बी का। एक कंटेनर में मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हम एक और टेस्ट ट्यूब में दोनों सेल को मिला दिया। लेकिन जब कुछ देर के बाद जब हमने देखा तो ये लाल वाला अलग हो गया और डार्क ग्रीन वाला अलग हो गया। कैसे बच्चों? वो ऐसे क्योंकि ये अपने सेल को पहचान लिया, इसी वजह से सब अपना वाला सेल, ए वाला सेल अलग हो गया, बी वाला सेल अलग हो गया। तो ये पहचान कैसे सका? यही जो है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के प्रेजेंस की वजह से ये सेल को रिकॉग्नाइज कर पाया। तो समझ गए बच्चों, सेल रिकॉग्नाइज मतलब इसकी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कार्बोहाइड्रेट आखिर क्यों होता है और कैसे रहता है, किसके साथ जुट के रहता है, एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये वाले स्लाइड को अच्छे से समझ गए। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब हम लोग दिखाएंगे आपको डायग्राम के साथ कि आखिर ये कार्बोहाइड्रेट किस तरह से एसोसिएटेड रहता है लिपिड और प्रोटीन से। तो ज़रा देखिए ये डायग्राम में। और हमने ये भी बताया है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है यानी ओलिगोसैकेराइड जो होता है वो ब्रांच में भी होता है, अनब्रांच में भी होता है। देखिए बच्चों, ये लिपिड का दो बाइलेयर है कि नहीं? बाइलेयर है, ठीक है। अब जब बाइलेयर है तो ये हो गया आपका, इधर हो गया नॉन साइटोसोलिक साइड और ये वाला हो गया आपका क्या?
साइटोसोलिक साइड, जी हाँ बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, हम अभी अभी बोले कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ किधर रहता है, किधर रहता है बच्चों, साइटोसोलिक साइड में नहीं, नॉन साइटोसोलिक साइड में ही सिर्फ और सिर्फ रहता है, जी हाँ। अब यहाँ पे देखिए लिपिड, ये तो लिपिड बाइलेयर है, क्लियर है। इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है बच्चों, लिपिड है, ठीक है। और इसमें जो ये है, ये क्या है, प्रोटीन है। ये जो है ये ये क्या है, प्रोटीन है। हाँ, ये अलग बात है कि ये इंटीग्रल प्रोटीन है तो ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन है तो प्रोटीन ही, ठीक है। और आगे देखिए, ये वाला प्रोटीन है और ये भी, समझिएगा बच्चों, अच्छे से समझिएगा, प्रोटीन है, ठीक है। उसी तरह ये भी, ये सारे प्रोटीन है, समझ गए। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे जो ये प्रोटीन है बच्चों, तो प्रोटीन के ऊपर में आके लग जाता है कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए लाल कलर का मैंने बनाया है, ये प्रोटीन के ऊपर में आकर लग गया कौन, कार्बोहाइड्रेट, है ना। उसी तरह ये कार्बोहाइड्रेट, उसी तरह यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए लग गया प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट, मान लेते हैं यहाँ पे भी प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लग गया है, ठीक है। तो ये जो हम लंबा लंबा डंडा बनाए हैं, ये आप समझ जाइए कि ये एक्चुअली में है क्या बच्चों, कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो कार्बोहाइड्रेट क्या किया, प्रोटीन से जुट गया है। तो ये जो प्रोटीन है बच्चों, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल गया। अब जब दोनों मिल गया है तो बनिए, बताइए बच्चों ये क्या बन गया। जब प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट से मैंने जोड़ दिया तो क्या बना, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। तो ये एक्चुअली में क्या है बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन है। ये देखिए मैंने लाल कलर से यहाँ बना के रखा है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी प्रोटीन ने कार्बोहाइड्रेट से जुट गया, या फिर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुट गया, तो क्या बना बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन बना। क्लियर बच्चों। अभी एक चीज जरा देखिए कि यहाँ पे जो इस वाले में जब हमने देखा है तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ब्रांच में नहीं है, अनब्रांच है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो कैसा कार्बोहाइड्रेट है, अनब्रांच है। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे आके जुटा हुआ है, देखिए ये ब्रांच है, इसका मतलब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो कैसा है, कैसा है बच्चों, ब्रांच है। अच्छा, ये वाला भी, यहाँ पे तो ये प्रोटीन है, बड़ा वाला जो है ऊपर से नीचे तक, तो इसका मतलब ये वाला जो पूरे है, ये जो पूरे है, इसका मतलब ये प्रोटीन और ये कार्बोहाइड्रेट ब्रांच वाला ही है लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका मतलब ये पूरे भी क्या कहलाएगा बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये समझ जाइए, हम मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ब्रांच वाला कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हुआ बच्चों। अब उसी तरह देखिए नॉन साइटोसोलिक साइड में ही है, जी हाँ। तो इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन 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 रहता है। लेकिन अब देखिए बच्चों कि कुछ कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट होगा जो कि लिपिड के साथ जुड़ गया। ये देखिए लिपिड के साथ जुड़ गया, ये देखिए लिपिड के साथ जुड़ गया, सॉरी बच्चों, ये देखिए लिपिड के साथ जुट गया। कहीं कहीं पे लिपिड के साथ अगर जुटेगा तो कोई ब्रांच वाला होगा तो कोई अनब्रांच होगा। तो ये हो गया आपका ब्रांच वाला और ये हो गया आपका अनब्रांच वाला। तो इसका मतलब अब देखिए बच्चों, अब ये तो लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुटा, ये देखिए लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुटा, तो क्या बोलने बनेगा बच्चों, बोलिए क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड। क्या बन जाएगा, तब ये बनेगा ग्लाइकोलिपिड। क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ बच्चों, लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया है बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पे जो
प्रोटीन प्रोटीन नहीं, लिपिड के साथ अब ये कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया। अब ये लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया है यहाँ पे, है ना। लिपिड के साथ जब कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया तो क्या बन गया बच्चों? ग्लाइकोलिपिड। इस तरह से अब मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, आप लोग बस समझ जाइएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा घेरा बना के बस बता देता हूँ कि ये क्या है बच्चों, क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। तो इस तरह से आपका कार्बोहाइड्रेट नॉन साइटोसोलिक साइड में रहता है, और ये कार्बोहाइड्रेट चाहे तो ब्रांच में रहेगा या अनब्रांच में रहेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुटेगा तो बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ के रहेगा तो बनेगा ग्लाइकोलिपिड। इस तरह से ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में हमारा लिपिड बाइलेयर में रहता है कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से हमने ये देखा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड मैंने लिखा था लेकिन याद नहीं रहा मुझे, तो ये हो गया आपका ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ग्लाइकोलिपिड ढेर सारा होगा। यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा डायग्राम बनाया है। ठीक है बच्चों, तो अगला स्लाइड पे चलते हैं। तो और यहीं पर नहीं है अगला स्लाइड बच्चों, यहीं तक रहने दीजिए। अब आगे यहीं तक हो गया, जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन था। तो ये 2 लेक्चर में, 5th और ये 6th लेक्चर, दोनों लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन भी पढ़ा। कितने तरह का केमिकल कंपोजिशन होता है, और उस केमिकल कंपोजिशन को भी मैंने एक एक करके बारी बारी से पढ़ा। बच्चों मेरा लेक्चर तो देखते ही हैं, साथ ही साथ बच्चों आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ा कीजिए, और जो मैं क्वेश्चन दूंगा या फिर क्वेश्चन कुछ दिन में आ जाएगा, इससे जो भी मैं पढ़ाया उससे रिलेटेड उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। इस तरह से आपका पूरा टॉपिक क्लियर होगा और हमेशा माइंड में रहेगा। तो बच्चों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों आप लोग कमेंट करके बताया करें कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी भी तरह का कोई भी बात कहना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, जानते रहिए, खुश रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक भी किया कीजिए बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।